तो आज हम लोग देखते हैं संथाल विद्रोह या हूल क्रांति 1855-56 में हुआ था। और यह न सिर्फ झारखंड अपितु भारत और फिर भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की क्रांति का पूर्वाभ्यास कहा जाता है इसको। और यह सिर्फ न सिर्फ भारत में चर्चित रहा, झारखंड में चर्चित रहा, भारत में चर्चित रहा, अपितु यह विदेशी विद्वानों को भी अपनी ओर आकर्षित करके रखा। अब आपने कार्ल मार्क्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो संथाल विद्रोह के बारे में बहुत सारगर्भित अध्ययन किया और इसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में अपना लेख लिखे थे। हम लोग देखेंगे संथाल विद्रोह के बारे में। झारखंड बनने से पहले उसके पूर्व इतिहास में झारखंड जो है वो आपका क्रांतियों का जननी रहा है। विरोधाभास और विरोध ये इसके चरित्र में रहे हैं। तो झारखंड बनने से पहले इतिहास में ऐसा चार क्रांति होता है। हम चार क्रांतियों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं जिन्होंने जिस राज्य के नक्शा को गढ़ने में योगदान दिया। वैसे इन क्रांतियों में कई झारखंड में हुए क्रांतियों का शुरुआत जो है 1783 का तिलका मांझी विद्रोह से प्रारंभ होता है। और इसके बाद क्रांतियों का एक श्रृंखला सा दिखाई देता है। और इन क्रांतियों की श्रृंखला द्वारा ब्रिटिश हुकूमत के रीढ़ में दर्द पैदा कर देता है। झारखंड में जो चार ऐसे आंदोलन हुए जो राज्य की दशा और दिशा पूरी तरह से बदल के रख देता है। इन विद्रोहों में हम कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा आंदोलन और टाना भगत आंदोलन को हम सबसे महत्वपूर्ण तौर में देखते हैं इसके। हालांकि इसके बीच में कई और ऐसे आंदोलन रहे जो एक दूसरे के साथ कड़ी का काम किया, जुड़ते चला गया, आंदोलन दर आंदोलन, विद्रोह दर विद्रोह जुड़ते चला गया। और हम जानते हैं कि विद्रोहों का आधार क्या होता है, पूर्णतः असंतोष होता है। जब लोग पूरी तरीके से जो शासन या प्रशासन जो भी है उससे त्रस्त हो जाते हैं, उनके ऊपर अब विश्वास खत्म हो जाता है, तभी क्रांति का चिंगारी जो है वो सुलग उठता है। क्रांति का प्रस्फोट दिखाई देता है, समाज को परिवर्तित करने की चेतना इसी के साथ प्रारंभ होती है। कोल विद्रोह की करीब 22 साल के बाद 1855-56 में संथाल विद्रोह या हूल विद्रोह कहा जाता है, इसका आता है। तो हूल का संथाली भाषा में अर्थ होता है क्रांति। तो ये सारा का सारा क्वेश्चंस ही हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका मकसद अत्याचारियों से आज़ादी और नए शासन व्यवस्था की स्थापना रहता है। संथाल विद्रोह बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक वीरभूम, मानभूम, बांकुड़ा, मुंगेर, हजारीबाग, भागलपुर जिलों में विशेष रूप से केंद्रित रहा। तो इन जिलों को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। वीरभूम, मानभूम, बांकुड़ा, मुंगेर, हजारीबाग और भागलपुर जिलों में ये केंद्रित रहता है। 1857 की क्रांति से पहले छोटा नागपुर में अंग्रेज विरोधी क्रांति की मशाल जल चुकी थी। 30 जून 1855 को महान संथाल विद्रोह या हूल विद्रोह जो है वो प्रारंभ होता है। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 30 जून और 1855, संथाल विद्रोह या हूल विद्रोह। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे प्रथम जंग झारखंड राज्य के संथाल परगना से संथाल जनजाति समुदाय में जन्मे सिद्धू कान्हू के द्वारा किया गया था। सिद्धू कान्हू का जन्म वर्तमान झारखंड राज्य के संथाल परगना प्रमंडल में साहेबगंज के निकट बरहेट प्रखंड के भोगनाडीह गांव में हुआ था। तो ये भोगनाडीह कहाँ पर स्थित है, ये सवाल पूछने लायक है। ये साहेबगंज जिला में स्थित है, बरहेट प्रखंड पड़ता है यहाँ पर। यहाँ पर सिद्धू मुर्मू का जन्म 1815, कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 में हुआ था। संथाल विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाने वाले इसके दो भाई चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू थे। चांद का जन्म 1825 एवं भैरव का जन्म 1835। तो याद रखिएगा 1815 से 20, 20 से फिर आ जाइएगा 25 में, और 25 से 10 साल के बाद 35 में। इसको याद रखने का यही तरीका है, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। इनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था, ये सवाल भी महत्वपूर्ण है। सिद्धू कान्हू ने ब्रिटिश सत्ता, साहूकार, व्यापारी और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी, जिसे संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह का नारा करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये रहा। सिद्धू ने अपनी दैवी शक्ति का हवाला देते हुए सभी मांझियों को साल की टहनी भेजकर, देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा टहनी भेजा जा रहा है, यहाँ साल का टहनी भेजा जा रहा है। तो साल का टहनी भेजकर संथाल विद्रोह में शामिल होने का आमंत्रण भेजा। 30 जून 1855 को भोगनाडीह में संथाल जनजातियों की एक सभा हुई जिसमें लगभग 10,000 संथाल एकत्रित हुए।
कई बुक में 6,000 लिखता है, कई बुक में 10,000 लिखता है। तो अपना ऑप्शंस को ध्यान में रखिएगा। सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति चुना गया। यहाँ चांद को प्रशासक होगा, यहाँ पर मंत्री इसको ना समझा जाए। संथाल विद्रोह भोगनाडी से शुरू हुआ, जिससे संथाल तीर धनुष से लैस अपने दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। तो संथाल विद्रोह का जो है इसका भूमिका क्या रहा, इसका कारण क्या रहा, आरंभ क्या रहा, इसका विस्तार, दमन और परिणाम, तो इसको हम क्लासिफाई वे में हम प्रेजेंट करने का प्रयास किए हैं। और ये जेपीएससी की मुख्य परीक्षाओं में, किसी भी परीक्षा यहाँ झारखंड बेस्ड और बिहार बेस्ड, बंगाल बेस्ड जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये सारे के सारे ये काम आएंगे। तो भूमिका, इसका क्या भूमिका रहा, कारण क्या रहा इसका, विद्रोह का, प्रत्येक विद्रोह के पीछे एक सारगर्भित कारण निहित होता है, इसमें क्या रहा, इसका आरंभ कैसे होता है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर दिखाई देता है, दमन कैसे होता है और इसके परिणाम क्या निकल के आते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे। देखिएगा, एक ये न्यूज़पेपर का कटिंग है ये, कि संथाल परगना में स्वाधीनता संग्राम 30 जून 1855। तो यहाँ पर क्या लिखता है, इसका जो शब्द है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संथालों को समर्पण जैसे किसी शब्द का ज्ञान नहीं था। देखिए यहाँ पर न्यूज़पेपर क्या लिखता है कि संथालों को आत्मसमर्पण जैसे किसी शब्द का ज्ञान नहीं था। जब तक उनका ड्रम बजता रहा वे लड़ते रहे थे, जब तक उनमें से एक भी शेष रहा वो लड़ते रहे। ब्रिटिश सेना में ऐसा एक भी जवान नहीं था जो इनके इस साहसपूर्ण बलिदान पर शर्मिंदा ना हुआ हो। तो आप देखिएगा कि जब तक इनका ढोल बजता रहा, अंतिम संथाल, एक एक संथाल इसमें अंतिम क्षणों तक, अपने अंतिम सांस तक, है ना, संघर्षरत रहे। तो इनकी वीर गाथा को ये प्रदर्शित, ये दिखलाता है। जो संथाल विद्रोह है वो न सिर्फ वीरता बल्कि स्वतंत्रता के प्रति, शोषण और विरोध के प्रति इनका एक एकजुट प्रयास था। जो भारतीय स्वतंत्रता, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जिसे 1857 की क्रांति कहा जाता है, उसके पूर्व संध्या पर किया गया था, जिससे 1857 का क्रांति भी क्या होता है, इंस्पिरेशन ग्रहण करता है। और ये प्रत्येक युगों में संथाल विद्रोह जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक ऊर्जा प्रदान करता रहा। अंग्रेजों को 1765 में दीवानी अधिकार प्राप्त होता है। इसके 25 वर्षों बाद संथाल परगना क्षेत्रों में संथालों का आगमन होता है। तो संथाल यहाँ के स्थायी निवासी नहीं थे। संथाल परगना क्षेत्र में पहाड़िया जनजाति सबसे पहले रहा करते थे। बाद में अंग्रेजों के द्वारा संथाल जनजातियों को यहाँ बसाया जाता है और पहाड़िया जनजाति और संथाल जनजातियों के बीच में एक प्रकार का फूट डालो और दोनों के बीच संघर्ष कराया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और जब पहाड़िया जनजाति को दरकिनार कर दिया जाता है, उनकी शक्ति को छीन कर दिया जाता है, उसके बाद संथालों का शोषण प्रारंभ होता है। इसका नियंत्रण केंद्र जो था वो देवघर था। तो इसकी यहाँ पर देखिएगा कि जो यहाँ पे जो भी जनजाति थे, यहाँ के जो भी लोग थे, उनकी मूलभूत सुविधाओं की चिंता सरकार को नहीं थी। सिर्फ लगान वसूली पर फोकस था। न्याय के लिए देवघर तथा भागलपुर जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाना होता था। अब यहाँ पर देखिएगा जुडिशरी सिस्टम को किस प्रकार से जो है वो राजनीति जो है वो कुतर चुका था, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रसिद्ध कहावत भी थी, न्याय दूर और महाजन दरवाजे पर। तो ये कोटेशंस वगैरह मेंस वगैरह में आप इसको कोट कर सकते हैं। तो प्रसिद्ध कहावत था, न्याय दूर और महाजन दरवाजे पर। संथाल एक साथ प्रशासन की उपेक्षा, महाजन की उत्पीड़न, सरकारी भ्रष्टाचार, पुलिस या उत्पीड़न से ग्रस्त थे। तो इस प्रकार से एक साथ कई समस्याएं इन तक हम लोगों को दिखाई देती है। संथाल लोग वर्तमान छोटानागपुर डिवीजन और बांकुड़ा यहाँ पर आपका बांकुड़ा इधर पश्चिम बंगाल पड़ता है, पुरुलिया, मेदिनीपुर जिलों की ओर से आकर 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के पूर्वार्ध में बिहार के पूर्वी क्षेत्रों में बसे थे, जिसे आज झारखंड राज्य का संथाल परगना क्षेत्र कहा जाता है। संथाल परगना क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं इसमें, है ना। तो ये गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा वगैरह आते हैं इसमें। 1832-33 में दामिन एक को शासन क्षेत्र के नाम से विख्यात होता है। तो कोल विद्रोह के बाद यहाँ पर ये क्षेत्र को दामिन कोह के नाम से इसको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अंग्रेजों द्वारा रेल की पटरी बिछाने का काम भागलपुर से वर्धमान के बीच में स्टार्ट होता है। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और संथालों से बेगारी करवाया जाता है, यही इस विद्रोह का तत्कालिक कारण शुरू होता है। शुरू में इन्होंने सेठ महाजन के खिलाफ युद्ध प्रारंभ किया था। ध्यान रखिएगा, सेठ और महाजन के खिलाफ प्रारंभ में ये लोग क्या किया था, चालू किया था। लेकिन तत्कालिक ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इन्हीं अत्याचारियों का साथ देने का निर्णय किया, तो यह विद्रोह का स्वरूप जो है वो अंग्रेजों की तरफ मुड़ जाता है। आप देखिएगा, ये संथाल परगना क्षेत्र है। 1800 लाल लाल जो दिखाई दे रहा है यहाँ, ये संथाल परगना क्षेत्र है। यहाँ पर 6 जिले हैं वर्तमान में।
तो 1855 में इन विद्रोहियों ने नीलों के विरुद्ध घोषणा पत्र तैयार किया था। कुछ गांव जैसे लिट्टीपाड़ा, कुसुम गांव में इन किसानों ने महाजनों पर हमले किए। तो ये गांव को ध्यान रखिएगा, लिट्टीपाड़ा गांव, कुसुम गांव, इसमें गांव में किसानों ने महाजनों पर हमले किए थे। तो पता नहीं ये महाजन शब्द कैसे नाम पड़ा होगा, ये महाजन है ना, यानी महान जन, महान जोड़ जन से आता है ये महाजन, है ना। इसके बारे में हरिशंकर परसाई भी कुछ लिखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। इस समय आरंभ में 6 से 7 हजार संथाल सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में बीरभूम, बांकुड़ा, छोटा नागपुर खास और हजारीबाग से विद्रोह का प्रारंभ करते हैं। विद्रोह का कारण उस युग की परिवर्तनीय अवस्था में निहित था। तो महान इतिहासकार, भारत के महान इतिहासकार आर.सी. मजूमदार क्या कहते हैं, उनके अनुसार संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से आरंभ हुआ था, लेकिन शीघ्र ही उनका उद्देश्य विदेशी शासन का अंत हो गया। तो इस प्रकार से कोटेशंस वगैरह जो है मेंस के एग्जाम में काम आते हैं, और इसमें से जो फैक्ट फिगर हैं वो प्रीलिम्स के एग्जाम में काम आएंगे। इनके प्रमुख कारणों में निम्न है: जमींदारों की अत्यधिक लगान मांग, दामिने कोह भूमि अर्थात संथाल परगना, बहुल क्षेत्र जहां जंगल काटकर कृषि योग्य भूमि का निर्माण संथालों द्वारा किया गया, परंतु जमींदारों ने इस भूमि को हथिया लिया तथा लगान की राशि 3 गुना से भी अधिक बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर देखिएगा कि क्या क्या इसमें कारण है। लगान है, दामिने को भूमि है ना, कृषि योग्य भूमि का हथिया लिया जाना जमींदारों के द्वारा, और लगान का राशि में बढ़ोतरी कर दिया जाना। महाजनों का ऋण जाल, ब्याज की दर मूल राशि का 50 से 500% तक बढ़ोतरी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना ही विभत्सनाक स्थिति रहा होगा कि जब लगान की राशि मूल दर से 5 से 500% तक बढ़ोतरी कर दिया जाए, मालगुजारी नगद ही देना आवश्यक हो गया। हदें तो तब पार हो जाती हैं जब ब्याज के एवज में स्त्रियों को भी वे ले जाने लगे। तो ये यहाँ से जो है इनका आत्मसम्मान के ऊपर में चोट पहुँचता है। पहले तो आर्थिक कारण थे, सांस्कृतिक कारण थे, अब जो है वो आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ कारण हो गया, और विद्रोह जो अवश्यंभावी हो गया। पुलिस और न्यायालय का पक्षपात ये साम्राज्यवादी शोषण के उपकरण थे, और ये सभी जमींदार महाजनों का ही पक्ष लेने वाले रहे। तत्कालिक कारण में सरकार द्वारा भागलपुर से वर्धमान के बीच रेलवे कार्यों में संथालों से बेगार करवाना, इनके मना करने पर कोड़ों से पिटाई, इसलिए प्रतिशोध के तौर पर रेलवे के ठेकेदारों के ऊपर इनके द्वारा हमला किया गया। हरिशंकर परसाई क्या लिखते हैं महाजन के बारे में? धन उधार देकर समाज का शोषण करने वाले धनपति को जिस दिन महाजन कहा गया होगा, उसी दिन से मनुष्यता की हार हो गई होगी। जो कैसे महान कहा जा सकता है वैसे व्यक्तियों को, जो लोगों की संपत्तियों को छीन रहा है, उसकी स्त्रियों के ऊपर हाथ डाल रहा है, इज्जत के ऊपर हाथ डाल रहा है, वैसे कैसे महाजन लोग हो सकते हैं? जो शोषण के औजार हैं, है ना, जो प्रतंत्रता की जंजीर को वो मजबूत कर रहे हैं, वैसे लोग को कैसे महाजन कहा गया होगा? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बाद संथालों की अधिकांश जमीन उनके हाथों से निकल जाती है ना। आप लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त को देखिएगा तो उनको सिर्फ कामगार कर दिया जाता है। यहाँ पर जमींदार, महाजन, साहूकार, सरकारी कर्मियों द्वारा शारीरिक और आर्थिक शोषण करना, अत्यधिक लगान की वसूली, महाजनों की कर्ज न चुकाने पर गुलामी करना, बेगार लेना, धन लूटना, स्त्रियों की इज्जत लूटना, ये सभी विद्रोह का कारण बनते हैं। इन विद्रोह के कारणों में कृषि उत्पीड़न सर्वप्रमुख दिखाई देता है, जिसमें भूमि की बेदखली, अत्यधिक कर, बाहरी लोगों की दखलंदाजी, ऋण जाल की उपस्थिति, बंधुआ मजदूरी, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक शोषण, और ये जो न्याय व्यवस्था है वो न्याय व्यवस्था ही एक मुजरिम न्याय व्यवस्था बन जाता है। ऐसा न्याय व्यवस्था जिसका काम न्याय देना होता है, वही जब मुजरिम हो जाए तो फिर लोगों का विश्वास कहाँ, कैसे और किस प्रकार प्रशासन पर रहे, ये बहुत दूरगामी परिणाम लेकर आते हैं इस प्रकार की व्यवस्थाएं। विद्रोह के दौरान क्या क्या घोषणा किया जाता है? सरकार का आज्ञा न मानना, दामिन ए कोह, यहाँ पर सरकारी आज्ञा न मानना, दामिन ए कोह में अपनी सरकार की स्थापना करना। तो दामिन ए कोह में अपनी सरकार की स्थापना करना, सरकार का आज्ञा न मानना, कर न देना, मालगुजारी नहीं देने के साथ अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो का ऐलान। तो ये जो टैगलाइन दिया गया था उस समय, जो नारा दिया गया था, उन नाराओं के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। विद्रोह की गतिविधियां, विरोधियों को चुन चुन कर मारना शुरू किया गया। इस समय सरकारी अधिकारी, जमींदार, बाहरी व्यापारियों पर आक्रमण किया गया। अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को भी मार डाला गया। दरोगा महेश लाल दत्त की हत्या, अंबर के जमींदार की हवेली को जला दिया गया। महेशपुर राजमहल पर विद्रोहियों द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया गया। तो ये सारे के सारे विद्रोही गतिविधियां यहाँ पर उस समय दिखाई देती हैं। एक स्थानीय साहूकार द्वारा संथालों पर चोरी का आरोप लगाकर गिरफ्तार करवाया जाना, फलतः जेल में ही विजय मांझी नामक एक संथाल की मौत हो जाती है, जिसका आवेश में संथालों द्वारा वहां के दरोगा की हत्या कर दी जाती है।
विद्रोह का आरंभ गिरफ्तार होने के भय से 30 जून 1855 को भगिनीडीह में मुर्मू बंधुओं के नेतृत्व में सिद्धू कान्हू चांद भैरव के नेतृत्व में 400 गांवों के 6000 संथाल नेता एकत्रित होते हैं। तो देखिएगा यहाँ एकत्रित कौन हो रहे हैं और कहाँ हो रहे हैं, किसके नेतृत्व में हो रहे हैं, यहाँ पर दिखाई देगा 400 गांव के 6000 संथाल नेता एकत्रित हो रहे हैं। देखिए नेता, तो इसके पीछे और कितने लोग आएंगे। और विद्रोह का निर्णय, इस सभा में सिद्धू को राजा और कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति बनाया जाता है। बीगो, यहाँ पर बीगो कहा जाता है अर्थात दिकू, अर्थात परेशान करने वाले बाहरी लोगों को भगाना। इस समय उद्देश्य इनका रहता है कि बीगो अर्थात दिकू लोगों को परेशान करने वाले बाहरी लोगों को भगाना, विदेशी राज्य का खात्मा, आबुआ राज्य अर्थात सतयुग राज्य, न्याय व धर्म के राज्य की स्थापना करना, सरकारी आदेशों की अवहेलना करना, ये सारा इस समय का उद्देश्य रहता है। लगान बंदी करना, दामिनी कोह में अपना सरकार का गठन करना। इस दौरान का प्रसिद्ध नारा था अपना राज्य बचाओ, बंगाली और महाजनों को मार भगाओ। प्रसार कहाँ होता है? सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में करीब 7000 संथाल एकत्रित होते हैं। बरहेट विद्रोही नेताओं का प्रमुख केंद्र बनता है। तो प्रमुख केंद्र कौन सा था इसका? तो बरहेट था, तो ध्यान रखिएगा इसका। दामिनी कोह के नेतृत्व करता सिद्धू कान्हू चांद भैरव थे। हजारीबाग में अर्जुन मांझी और साथियों ने नेतृत्व किया। तो स्थान में नेतृत्वकर्ता का नाम पूछेगा, पीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एसएससी के एग्जाम्स के लिए। वीरभूम से गोरा मांझी मोर्चा संभालते हैं। जमींदार महाजन कचहरियों के दस्तावेज, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाक ढोने वाली गाड़ी इत्यादि पर आक्रमण किए जाते हैं। इस विद्रोह में दरोगा, चापलूस दरोगा महेशलाल दत्त एवं प्रताप नारायण जो है वो मारे जाते हैं। दमन कैसे किया जाता है? सरकार ने सेना का सहारा लेता है। मेजर बरो कौन नेतृत्व किया था? तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मेजर बरो। ठीक है, तो सेना की 10 टुकड़ियां, कितनी टुकड़ियां? 10 टुकड़ियां भेजी गई। कितना? ये 16 जुलाई 1855 को पीर पैंती के मैदान में, कौन से मैदान में लड़ाई हो रहा है? मुख्य लड़ाई पीर पैंती के मैदान में विद्रोहियों ने सैनिकों को करारी मात दी। मार्शल लॉ लागू किया गया, देख लीजिए। और नेताओं पर 10,000 रुपया तक का इनाम रखा गया और इसमें 15,000 से अधिक संथाल मारे गए। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से संथालों को बड़ी बेरहमी से कुचला जा रहा है उसको। और अब तक के इनामों में सर्वाधिक इनाम इस दौरान दिखाई देता है। दमन का मुख्य श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर को दिया जाता है। तो मेजर बरो और कैप्टन अलेक्जेंडर, इसको दोनों को नाम ध्यान रखिएगा। इसमें सिद्धू 2 दिसंबर 1855 में पकड़ा गया, उस पर भागलपुर न्यायालय में मुकदमा चला और 5 दिसंबर 1855 को फांसी दी गई। तो देख लीजिए 2 दिसंबर को सिद्धू पकड़ लिए जाते हैं और फिर उनको भागलपुर न्यायालय में, कौन सा न्यायालय? भागलपुर न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है। और कितना समय को फांसी दिया गया? 5 दिसंबर को फांसी दिया गया। चांद और भैरव बरहेट में अंग्रेजी गोली के शिकार होते हैं। तो चांद और भैरव अंग्रेजी गोली के शिकार होते हैं। सबसे अंत में कान्हू फरवरी 1856 में पकड़ा जाता है। उसे अपने गांव भागिनीडीह में ठाकुरबाड़ी के प्रांगण में, तो देखिए ठाकुरबाड़ी के प्रांगण में सबसे अंत में कौन है? भाइयों में कान्हू है। 23 फरवरी 1856 को फांसी दी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण है आपका, ये डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है। विद्रोह की सिहरन के कारण अंग्रेजी लूट खसोट कुछ दिनों के लिए रुक सा गया। तो विद्रोह से इतना डर गए थे अंग्रेजी लूट खसोट, महाजनों का लूट खसोट बंद हो जाता है। सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक फेरबदल और सुधार किए गए। नॉन रेगुलेशन एरिया घोषित किया गया। ये संथाल परगना क्षेत्र को, जिसमें यूरोपीय मिशनरियों को छोड़कर दूसरे बाहरी लोगों का प्रवेश को मना कर दिया गया। तो नॉन रेगुलेशन, बाहरी लोगों का प्रवेश को मना किया जाना। प्रशासनिक फेरबदल, लूट खसोट का रुकना। नया पुलिस कानून लागू किया गया जिसको यूल रूल कहा जाता है। भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज झूल के द्वारा नया पुलिस कानून लागू किया गया। विभिन्न कानूनों का निर्माण तथा दामिनी कोह का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया जाता है। एलिन एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर, तो देखिए किसके रिपोर्ट के आधार पर? एलिन एडम्स के रिपोर्ट के आधार पर 1855 में यूल रूल 137 के अनुसार यहाँ संथाल प्रमुख क्षेत्रों को छोड़कर संथाल परगना की नई सीमा बनाई जाती है। 4 उपजिला दुमका, देवघर, गोड्डा और राजमहल बनाए गए। 1860 में एसपीटी एक्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया और स्थानीय लोगों को जमीनों पर अधिकार दिया गया। और प्रशासनिक सुधार का काम, मांझी परगना सिस्टम को लागू किया गया। सॉरी। एलएसएसओ मूले ने संथालों के विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी। देख लीजिए यहाँ क्या बोल रहा है। एलएसएसओ मूले संथालों के विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दे रहे हैं, उसका जो प्रभाव को कम करके आंक रहे हैं। जबकि कार्ल मार्क्स ऐसे व्यक्ति थे जो पैदा हुए थे प्रशा, जर्मनी में, और फिर काम करते थे इंग्लैंड में,
और लिखते थे न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए, और मुद्दा होता था भारत का संथाल विद्रोह। तो आप संथाल विद्रोह का जो प्रसार है, इसका प्रभाव को इससे आप आकलन कर सकते हैं। और कार्ल मार्क्स के द्वारा इसको भारत का प्रथम जन क्रांति का संज्ञा दिया जाता है। सत्य है कि अंग्रेजी हुकूमत को तो नहीं उखाड़ सकी, परंतु साफाहोड़ या सरदारी लड़ाई का आधार जरूर बनती है। इसके सामाजिक आधार विभिन्न सामाजिक वर्गों की व्यापक स्वीकृति मिलती है, विशेषकर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, जिसमें फूलो और झानो, इसकी जो सिद्धू कान्हू की छोटी बहनें थी, ये भी इसमें भाग लेते हैं। स्वरूप कैसा होता है? सुसंगठित विद्रोह रहता है। हजारों अशिक्षित संथाल लोगों को एकजुट कर संपूर्ण त्याग के लिए तैयार किया जाता है। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम, नेतृत्व कौशल, साहस और बलिदान की पराकाष्ठा ही ये होती है कि एक पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। सिद्धू कान्हू का एक एक परिवार को सजा दिया जाता है। इसमें सशस्त्र विद्रोह होते हैं। हथियार परंपरागत थे, अंग्रेजों के सामने अप्रभावी थे। क्षेत्र बड़ा सीमित था, स्थानीय विद्रोह के जैसा प्रतीत होता है। इसका आधार जातिगत और धर्मगत रहे, बराबरी की लड़ाई नहीं थी, अर्थात परिणाम भी पूर्व निर्धारित पूर्व के आंदोलनों, विद्रोहों, क्रांतियों के जैसा ही था। संथाल विद्रोही अंग्रेज शासन तथा इसके आधार स्तंभ जमींदार एवं महाजनों के खिलाफ आक्रोशित भरा विद्रोह था। हालांकि इसकी असफलता से इसके महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः 1857 के देशव्यापी विद्रोह की जनजातीय आहट थी, जिसने क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। इसने आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी प्रेरणा दी, जिसके फलस्वरूप 1871 तथा 81 में संथालों ने विद्रोह का झंडा अगेन फिर से बुलंद करते हैं। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू करना पड़ता है, जिसमें आदिवासियों की जमीन को विशेष अधिकार दिया जाता है। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के द्वारा संथाल विद्रोह के पश्चात अंग्रेजी सरकार ने 1855 में संथाल क्षेत्र को पृथक नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया जाता है। इसका नाम संथाल परगना जिला रखा जाता है। प्रशासन हेतु मांझी परगना प्रथा को मान्यता दिया जाता है। इसको ध्यान रखेगा, मांझी परगना व्यवस्था, ये नॉन रेगुलेशन और एसपीटी तो आपको याद रहेगा। सिद्धू कान्हू को बरगद के पेड़ पर बरहेट में 26 जुलाई 1855 को फांसी दी जाती है। चांद और भैरव गोलियों की शिकार होकर वीर गति प्राप्त करते हैं। 20,000 से अधिक सन्स ऑफ सॉयल है ना, माटी के पुत्र को मौत के घाट उतार दिया जाता है। 1856 में तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी सर मार्टिन द्वारा रातों रात मार्टिलो टावर का निर्माण किया जाता है। आज भी मार्टिलो टावर इसका संथाल विद्रोह का जो है साक्षात इसका ये उसका वीरता का बखान करता है। इसमें छोटे छोटे मार्टिलो टावर में छोटे छोटे छेद बनाए गए थे, ताकि उसमें से संथाल विद्रोहियों को बंदूक से निशाना लगाया जा सके। आज भी 27 फीट ऊंची और 17 फीट चौड़ी मार्टिलो टावर को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। मुर्शिदाबाद के नवाब द्वारा भेजे गए हाथियों, ये मुर्शिदाबाद कहाँ का नवाब के द्वारा हाथी भेजा गया था? तो मुर्शिदाबाद का नवाब भेजे गए हाथियों के द्वारा उनकी झोपड़ियों को गिरा दिया जाता है। ब्रिटिश आर्मी द्वारा ऐसे ही कई अत्याचार इस विद्रोह को दबाने के लिए किए गए। विद्रोह में लगभग 60,000 संथाल जनजातीय लोग शामिल हुए थे। अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली तौर में देखा जाए तो लगभग 60,000 लोगों का सहभागिता था। इसमें 15 से 20,000 लोग मारे गए थे। 10 गांवों को नष्ट कर दिया गया। अंग्रेजों की तरफ से मेजर जनरल बरो ने सेना का नेतृत्व किया। चार्ल्स डिकेन ने अपने साप्ताहिक पत्र हाउस होल्ड वर्ड्स में लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसमें? इन आदिवासियों के मध्य सम्मान की भी एक भावना दिखाई देती है। यह कहा जाता है कि यह लोग शिकार करने के लिए विषयुक्त तीरों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अपने शत्रुओं के विरुद्ध नहीं। यदि ऐसा है तो हम हाल के संघर्ष में विषयुक्त तीरों के बारे में कुछ नहीं सुनते हैं, तो आवासीय यह अनंत रूप से हमारी सभ्य आर्मी से ज़्यादा सम्मानजनक बात है। तो ये जानवर और इंसानों में ये संथाल जनजाति फ़र्क महसूस करते थे, लेकिन शायद ये फ़र्क जो सुशिक्षित और विश्व का सबसे बड़ा सेना अंग्रेजी सेना शायद इस फर्क को समझ पाए। सिद्धू और कान्हू के संघर्ष की प्रशंसा रविंद्रनाथ टैगोर ने भी की है। स्वतंत्र भारत में प्रथम जनजातीय प्रांत झारखंड का गठन इन संथालियों के त्याग और अभिमान का एक स्पष्ट उदाहरण है। इस घटना के महत्व को आगामी कई विद्रोहों द्वारा प्रभावित कर दिया गया, फिर भी संथाल विद्रोह की घटना संथाल लोगों और झारखंड का संघर्ष, गर्व और पहचान में आज भी जीवंत है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका सेना का एक प्रतीकात्मक चित्र दिया गया है। और उसके बाद जो है 2002 में डाक टिकट जारी किया गया था सिद्धू कान्हू के लिए। ये आज भी हमारे दिलों में अमर हैं।
तो इसी के साथ लेक्चर को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को प्रमोट करें और इससे जो भी फ़ायदा हो उसे एब्जॉर्ब करें। बहुत सारे यूट्यूब चैनल या यूट्यूब लेक्चर्स वगैरह इसके बारे में दिखाई देते हैं, ज़रूर आप कंपेयर करें, क्योंकि बहुत सारे जो है ऐसे हैं जो बिल्कुल सतही हैं, जो आपको सही जानकारी प्रदान नहीं करते। तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।